बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। क्लाइमेट चेंज, ये आबो हवा में तब्दीली, ये क्या होती है? आजकल ये लफ्ज बहुत बाहर सुनने को मिलता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, माहौल में तब्दीली हो रही है, बट ये है क्या और इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? तो आज का हमारा टॉपिक इसी के बारे में है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज बेसिकली लॉन्ग टर्म वेरिएशन होती है, लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर। अर्थ एटमॉस्फेयर में आ जाता है हमारे पास अर्थ का टेम्परेचर, रेनफॉल पैटर्न चेंज हो सकता है, विंड सिस्टम चेंज हो सकता है, ह्यूमिडिटी लेवल चेंज हो सकता है। सादा अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा बारिशें होना या बहुत कम बारिशें होना, टेम्परेचर अर्थ यानी ग्लोब का बढ़ जाना या बहुत कम हो जाना, यानी इस तमाम कंडीशंस को कलेक्टिवली हम लोग क्लाइमेट चेंज कहते हैं। क्या ये क्लाइमेट चेंज एक नया कॉन्सेप्ट है या कोई नई चीज है, या ऐसा नहीं है, ये पहले भी होता रहा है? इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि क्लाइमेट चेंज एक वक्ती या नया कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, बल्कि ये पहले भी होता रहा है। इसके लिए आपको जमीन की उम्र के बारे में जानना पड़ेगा। जमीन की उम्र तकरीबन 4.5 अरब साल यानी 4.6 बिलियन ईयर्स है। तो इतनी लंबे पीरियड को जियोलॉजिस्ट डिफरेंट एजेस में डिवाइड करते हैं, जिसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहा जाता है। इस टाइम स्केल में एओन, इरा, इपोक या पीरियड जैसे टर्म यूज की जाती है। मसलन आप कह सकते हैं एओन सबसे बड़ी इकाई है, जैसे साल हुआ। ऐसे ही पीरियड और इरा जैसे मंथ या डेज या घंटे हो गए। तो बेसिकली जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपको जमीन की उम्र के बारे में बताता है। तो इस टाइम स्केल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के पीरियड्स गुजरे हैं, जिसको हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से कलेक्टिवली पढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज के हवाले से मैं दो एजेस को यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा, ग्लेशिएशन यानी आइस एजेस एंड डीग्लेशिएशन। Glaciation means periods when large parts of the earth were covered by ice sheet। मतलब ये वो दौर था जब टेम्परेचर कम था और जमीन की सतह को ग्लेशियर ने कवर कर लिया था। जबकि डीग्लेशिएशन वो पीरियड था जब ग्लेशियर रिट्रीट होना शुरू हो गया, यानी मेल्ट होना शुरू हो गया। आप ये कह सकते हैं कि जमीन का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ और ग्लेशियर रिट्रीट होना शुरू हो गया, मेल्ट होना शुरू हो गया। तो मीन्स कि ये डिफरेंट एजेस हैं। मतलब ऐसा नहीं है ग्लेशिएशन एक ही दफा हुई है और डीग्लेशिएशन भी एक ही दफा हुई है, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें प्रेजेंटली, तो अभी भी हमारे पास क्वार्टरनरी आइस एज चल रही है और ये जो एज है 2.6 मिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए वेदर एंड क्लाइमेट में। तो वेदर बेसिकली शॉर्ट टर्म वेरिएशन होती है एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, जबकि क्लाइमेट लॉन्ग टर्म वेरिएशन होती है। अब ये वेरिएशन किस चीज की होती है? बेसिकली वही वेदर एंड क्लाइमेट एजेंट, मतलब टेम्परेचर में चेंजेस, रेनफॉल में, प्रेसिपिटेशन एंड विंड मूवमेंट वगैरह में चेंजेस होती है। तो वेदर शॉर्ट टर्म वेरिएशन, जैसा आज सुबह धूप निकली, तेज सूरज था, फिर क्लाउड्स आ गए, रेनफॉल होना शुरू हो गई, तो ये वेदर कंडीशंस हो जाती हैं, मतलब डे टू डे चेंजेस आ जाती हैं। जबकि अगर आप मैं आपसे कहूं कि जून बहुत ज्यादा सर्दी का महीना, तो इसलिए आप मेरी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि जून गर्मियों का महीना है। तो ये जून ने अपने जो कैरेक्टरिस्टिक बनाई है, ये कई सालों पे मुहित है, मतलब कई सालों तक टेम्परेचर ज्यादा ही रहता है जून में, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जून सर्दियों का महीना है। ठीक हो गया? तो वेदर एंड क्लाइमेट में फर्क आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और बात यहाँ क्लियरिफाई कर दूं कि वेदर को क्लाइमेट बनने के लिए एटलीस्ट 30 ईयर्स या इससे ज्यादा का पीरियड चाहिए होता है। मतलब 30 साल तक अगर किसी इलाके में एक ही वेदर है, तब वो क्लाइमेटिक कैटेगरी में आएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे जो काजेज हैं क्लाइमेट चेंज के, जो नेचुरल काजेज हैं वो क्या हैं, ये क्लाइमेट चेंज क्यों आ रहा है? तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है वॉल्केनिक इरप्शन, यानी ये नेचुरल कॉजेज है। वॉल्केनिक इरप्शन में जो गैसेस रिलीज होती हैं, जैसा कि पता है मैग्मा सिर्फ रिलीज नहीं होता, जमीन की सरफेस से बाहर आते हुए
जब सबसे पहले गैसेज रिलीज होती हैं, तो गैसेज जो थिक गैसेज होती हैं वो एक क्लाउड सा बना लेती हैं, और वो क्लाउड जो है हिंड्रेंस क्रिएट करता है, सन लाइट को, सूर्य की रोशनी को पहुंचने नहीं देता है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो नीचे कम रह जाता है। तो ये एक टेम्परेरी कह सकते हैं या एक माइनर काज बहरहाल है, आपकी जो सनलाइट को ब्लॉक करने करती है, जिससे आपका जो वेरिएशन है वो पैदा हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सोलर वेरिएशन। सूरज की तरफ से जो रोशनी आ रही है उसको रास्ते में आते हुए मुख्तलिफ आप कह लें कि हर्डल्स से गुजरना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं 100% सोलर रेडिएशन की बात करूं कि जो जमीन की तरफ आ रही हैं, तो उसमें तकरीबन 23% ऐसी रेज हैं जो कि एटमॉस्फेयर या क्लाउड अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जबकि तकरीबन 23% के करीब वो रिफ्लेक्ट बैक भी कर देते हैं, मतलब दोबारा एटमॉस्फेयर से बाहर भेज देते हैं। इसी तरह जो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके आ ही जाती हैं, क्लाउड से बच के नीचे जमीन तक आती हैं, वो तकरीबन 48% के करीब होती हैं, और उसमें भी 6% करीब ऐसी हैं जो कि रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। तो मतलब ये है कि अगर क्लाउड कवर ज्यादा होगा तो रेज कम पहुंच पाएंगी, ये भी बात है, ठीक है, अब्जॉर्ब कम होगी, तो डेफिनेटली टेम्परेचर वेरिएशन होगी। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है अर्थ ऑर्बिटल चेंज। सर्बियन साइंटिस्ट था मिलाकोविच ने कुछ साइकिल्स दिए थे, उसके मुताबिक अर्थ का जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल तो है लेकिन वो चेंज होता रहता है, मतलब ये है वो एक ही जो पाथ है ऑप्ट नहीं करते जमीन घूमते हुए, और ये जो साइकिल है अर्थ का एलिप्टिकल या जो बेजवी मदार है, तकरीबन 1 लाख साल का साइकिल होता है, मतलब 1 लाख साल के बाद ये चेंज होता है। इसी तरह उसने कहा कि जो अर्थ का झुकाव है जिसे टिल्ट कहा जाता है, जो जनरली हम 23.5 डिग्री समझते हैं और काउंट भी करते हैं, ये एग्जैक्ट 23.5 डिग्री नहीं रहता, बल्कि ये वेरी करता है 22.1 से 24.5 डिग्री के दरमियान, और ये भी साइकिल तकरीबन 41 ईयर्स तक का है। ठीक हो गया। इसी तरह जो रोटेशन है अर्थ की, जो जमीन घूमती है अपने एक्सिस के गिर्द, वो भी फिक्स नहीं है, और उसका भी रोटेशनल पीरियड तकरीबन 26,000 ईयर है। तो मतलब ये है कि मतलब थोड़ा सा चेंजेस जब टिल्ट में या उसके ऑर्बिट में हो तो वो क्लाइमेट को बहुत हद तक अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट कीप्स अर्थ वार्म इनफ फॉर लाइफ। सादा सी एग्जांपल से इसको बताता हूँ कि इतना टेम्परेचर हो जमीन का कि जिंदा रहा जा सके, तो बेसिकली इस फिनोमेना को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। और नेचुरली जो गैसेस हमारी इस अर्थ को इस काबिल बनाती हैं कि यहाँ पर रहा जा सके, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ओजोन। तो ये चंद गैसेस हैं जो कि बेसिकली हमारे इन इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस भी कहा जाता है, जो कि अर्थ को गर्म करती हैं, या आप कह सकते हैं कि सूरज से जो रोशनी आती है उसको रिफ्लेक्शन के बाद अर्थ से उसको स्टोर कर लेती हैं या उसको ब्लॉक कर लेती हैं। अच्छा, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट काजेज की तरफ, जो कि ह्यूमन काजेज है, जो कि आजकल के क्लाइमेट के लिहाज से मेजर काजेज काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आ जाता है सबसे पहले बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल। अच्छा, फॉसल फ्यूल्स मतलब जिसमें कार्बन हो, तो कार्बन को जब जलाया जाएगा ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड अभी हम पढ़ चुके हैं कि ग्रीन हाउस गैस है, तो आप समझ लें कि अगर कार्बन को जलाया जाता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप करती है, मतलब आपके टेम्परेचर जो अर्थ का उसको बढ़ा देती है। तो बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल जो कि 1750 से 1750 से ऑनवर्ड जब इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आया है, तब से ये स्टार्ट हुआ है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, और तभी से क्लाइमेट में बहुत शिद्दत से तब्दीली आना शुरू हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काज है डिफोरेस्टेशन, जंगलात का घटाव, जंगलात का खत्म होना। अब देखें, जो कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से बन रही है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रीज हैं उसको अब्जॉर्ब कर सकते थे, बट
साथ ही साथ डिफोरेस्टेशन भी बढ़ गई है। तो इससे क्या हो रहा है कि मल्टीप्लाई फैक्टर बन गया है, कार्बन डाइऑक्साइड डबल इंक्रीज हो गई है। एक तो फॉसिल फ्यूल के जलने से, और दूसरा जो प्लांटेशन है, जो ट्रीज है, उसको कट डाउन करने से जो यूटिलाइज हो सकती थी वो भी यूटिलाइज अब नहीं हो रही है। थर्ड इंपॉर्टेंट कहा था इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। तो वो तमाम इंडस्ट्रीज जो कि ग्रीन हाउस गैसेज को प्रोड्यूस कर रही हैं वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज को एनहांस करने के लिए। एंड द लास्ट वन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, लाइव स्टॉक जो है बेसिकली वो प्रोड्यूस कर रही है मीथेन गैस। तो मीथेन गैस, CH4 एंड नाइट्रस ऑक्साइड बोथ आर ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये ट्रैप करती हैं हीट को और अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ाती हैं, जो कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन एवरेज है। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं इम्पैक्ट के ऊपर, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अच्छा, ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आखिरकार इससे होगा क्या, इससे फर्क क्या पड़ेगा? देखिए, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तो ये होगा कि जो आइस कैप्स हैं यानी ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो मेल्ट होंगे तो ऑब्वियसली उनका जो वाटर होगा वो रिवर्स के थ्रू फ्लडिंग करता हुआ वो पहुंच जाएगा आपके समुद्रों में। तो समुद्रों का जो लेवल है वो राइज हो जाएगा। ऑब्वियसली डिजर्टिफिकेशन भी हो जाएगी, जब अनइवन रेनफॉल होगी, बारिशें नहीं बिल्कुल भी नहीं होंगी या कहीं होंगी तो बहुत ज्यादा होंगी, तो इससे भी डिजर्टिफिकेशन इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे चले जाते हैं। देखिए, अनइवन रेनफॉल का डायरेक्टली जो नुकसान होगा वो एग्रीकल्चर को होगा। मतलब ये है कि हमें पानी दरकार है क्रॉप्स के लिए, बट पानी नहीं है, बारिशें नहीं हो रही हैं, या हमें पानी नहीं दरकार, हमें ड्राई सीजन चाहिए, बहुत ज्यादा बारिशें हो गई, तो दोनों सूरतों में आपकी एग्रीकल्चर लॉस हो जाएगा। साथ ही साथ जब फ्लड्स आएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज होगा, आपकी रोड्स, आपके जो भी हाउसिंग स्कीम्स हैं वो सारी की सारी डैमेज होंगी, और डेफिनेटली आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होगा सोशल, फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी। डेफिनेटली लिंक्ड कर लें एग्रीकल्चर के साथ, जब एग्रीकल्चर ही नहीं हुई तो फूड भी नहीं होगी, तो फूड इनसिक्योरिटी, वाटर स्केर्सिटी डेफिनेटली हो जाएगी। पानी अगर होगा तो बहुत गंदा होगा या बिल्कुल नहीं होगा, तो फूड स्केर्सिटी भी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लाइमेट माइग्रेशन डेफिनेटली होगा, एंड हेल्थ प्रॉब्लम आपको जरूर होंगी, क्योंकि फ्लड्स हो या ड्राउट हो तो ऐसी कंडीशन में एपिडेमिक्स जो होती हैं वो बायोमराज बढ़ते हैं, और ये हेल्थ प्रॉब्लम एक आम सी बात होगी अगर आपका क्लाइमेट चेंज इतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता चला गया। अच्छा, आगे हम स्पेसिफाई करते हैं इसको स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी के लिहाज से कि इस क्लाइमेट चेंज का हमारे स्पोर्ट्स पे भी फर्क पड़ेगा। तो डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ेगा। अगर हम एथलीट्स की बात करें तो एथलीट की परफॉर्मेंस और हेल्थ पे डायरेक्ट फर्क पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही हो कि आप अबव 40 टेम्परेचर पे कहीं के मैराथन रेस में पार्टिसिपेट करें, तो ऑब्वियसली अगर पार्टिसिपेट हो भी जाती है तो रिजल्ट क्या होगा, हीट स्ट्रेस होगी या हीट स्ट्रोक होगा, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी डेफिनेटली होंगी। नेक्स्ट हम कह सकते हैं डैमेज टू स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। देखें, अगर फ्लड्स होगा, स्टॉर्म्स होंगे, तो उसका इम्पैक्ट आपके स्पोर्ट्स अरीना पर भी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे भी होगा। तो आपकी जो कॉस्ट है कोई भी स्पोर्ट्स को अरेंज करने की वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमारी आउटडोर स्पोर्ट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी, सर्दी या फ्लड्स में, रेनफॉल में आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं हो सकती, और इसी तरह आपकी जो स्पोर्ट्स वाटर पर डिपेंडेंट होती हैं वो भी नहीं हो सकती। जब वाटर स्केर्सिटी होगी तो वो स्पोर्ट्स नहीं हो सकती। इसी तरह बहुत ज़्यादा गर्मी में आपके विंटर स्पोर्ट्स भी डिले हो जाएंगे या कैंसिल हो जाएंगी। अच्छा, लास्ट में ये वन लाइन रिवीजन है स्पोर्ट इम्पैक्ट के लिहाज से, तो इसको ज़रा देख लें कि हीट स्ट्रेस क्या करता है, रिड्यूस परफॉर्मेंस करता है, इंक्रीज रिस्क करता है इंजरीज का, आपकी कैंसिलेशन या डिस्ट्रप्शन हो सकती है स्पोर्ट्स इवेंट्स की, डैमेज हो सकता है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को, या आपके आउटडोर एक्टिविटीज को डिक्लाइन हो सकता है, विंटर स्पोर्ट पे थ्रेट हो सकता है, आपकी एयर पोल्यूशन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम डेफिनेटली हो सकती हैं, वाटर स्केर्सिटी इफेक्ट कर सकती है वाटर स्पोर्ट्स को, बेसिकली इकोनॉमिक लॉस इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को हो सकता है, मेंटल हेल्थ डेफिनेटली जरूर होगा ये भी, और द लास्ट में हमारे पास जो यूथ की पार्टिसिपेशन है वो भी कम हो जाएगी।